हाय एवरीवन। कल हमारे एक क्लाइंट के द्वारा हमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने ये पूछा कि अगर वो अपनी GSTR 3B डिलेड फाइल करते हैं तो ऐसे केस के अंदर उनके ऊपर जो इंटरेस्ट और लेट फीस लगती है उसके साथ क्या उनके ऊपर एक पेनल्टी भी लेवी की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। ये सवाल उनका जो एक नया सेक्शन लाया गया है सेक्शन 74A जो सेक्शन 73 और 74 को रिप्लेस कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, उसकी वजह से आया। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 24-25, इसके अंदर आपसे अगर कोई भी गलती हुई है या आपने कोई भी फ्रॉड विलफुली या कुछ भी ऐसा काम किया है तो उसकी प्रोसीडिंग सेक्शन 74A के अंदर होगी। तो ये जो सेक्शन 74A है उसका जो सबसेक्शन 11 है वो क्या बात करता है, तो हम एक बार ये जो नोट विथ स्टैंडिंग वाली बात है उसे छोड़ते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। तो ये बोलता है कि जहाँ पे अगर कोई अमाउंट जो सेल्फ असेस टैक्स की थी या कोई अमाउंट जो आपने एज अ टैक्स तो कलेक्ट कर ली अपने कस्टमर से लेकिन आपने वो डिपॉजिट नहीं करवाई, वो आपने पे नहीं की 30 दिनों के अंदर अंदर जो ड्यू डेट थी पेमेंट ऑफ टैक्स की, उससे जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होती है, जो 3B की फाइलिंग की डेट होती है वो। तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी टैक्स की पेमेंट अगर 30 दिनों के अंदर नहीं की 3B की ड्यू डेट से, तो क्या ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर एक पेनल्टी लेवी की जाएगी क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 5 की अकॉर्डेंस के अंदर। मान लीजिए आपको 3B फाइल करनी थी 20 नवंबर तक और आपने 20 नवंबर से एक महीने से ज़्यादा का डिले कर दिया। मान लीजिए आपने 25 दिसंबर को जाके 3B फाइल की, तो क्या ऐसे केस के अंदर ये जो सबसेक्शन 11 है वो इन्वोक हो जाएगा और जो ये पेनल्टी रेफर कर रहा है क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 5 वो यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी, क्योंकि हमने जो टैक्स कलेक्ट कर लिया हमारे कस्टमर से, जो हमने अपनी इनवॉइस के अंदर टैक्स लगा के हमारे कस्टमर से तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके 30 डेज के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया, या जो सेल्फ असेस टैक्स बन रहा था मेरा 3B के अंदर उसे भी 30 दिनों के अंदर जो ड्यू डेट थी 3B फाइल करने की उसके 30 दिनों के अंदर 3B फाइल नहीं की। मान लीजिए मैंने 35वें दिन जाके 3B फाइल की जो कि मेरा 25 दिसंबर की डेट है, तो ऐसे केस के अंदर क्या मेरे को सबसेक्शन 5 के क्लोज 1 के अंदर जो पेनल्टी लिखी हुई है वो लग जाएगी। सबसेक्शन 5 के क्लोज 1 के अंदर लिखा हुआ है कि वो केसेस जहाँ पे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स, तो ऐसे केस के अंदर 10% की पेनल्टी लगेगी। तो क्या हमारे ऊपर 3B डिलेड फाइल करने की वजह से जो टैक्स हमने कलेक्ट कर लिया उसे हम ड्यू डेट के 30 दिन के बाद भी फाइल कर रहे हैं, तो क्या ऐसे केस के अंदर हमारे ऊपर 10% पेनल्टी लग जाएगी टैक्स अमाउंट की? तो मान लीजिए किसी महीने आपका 10 लाख का टैक्स बन रहा था और आपने 35वें दिन जाके अपनी रिटर्न फाइल की, ड्यू डेट के 35वें दिन जाके आपने रिटर्न फाइल की, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगना था वो तो लगेगा ही, लेट फीस लगनी थी वो लगेगी, और जो आपका 10 लाख की टैक्स अमाउंट है उसका 10% मतलब 1 लाख रुपए अलग से पेनल्टी और लगेगी। और ये आगे ये भी बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज 1 और क्लोज 2 ऑफ सबसेक्शन 8। तो सबसेक्शन 8 के क्लोज 1 और 2 बात करते हैं कि मान लीजिए आपने नोटिस रिसीव हुआ उससे पहले ही पेमेंट कर दी वॉलेंटरली, या ऑर्डर के कितने दिन के अंदर पेमेंट कर दी, नोटिस के कितने दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तो आपको उस पेनल्टी से छूट मिल जाती है। तो अगर आप क्लोज 11 के अंदर फॉल कर जाते हैं तो ये नॉट विद स्टैंडिंग करके लिख रहा है कि आपने नोटिस के विद इन सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपने पेमेंट कर दी तो आपकी पेनल्टी माफ हो जाएगी। तो वो सभी क्लोजेस भी 11 के अंदर नहीं लगेंगे। तो क्या अब ऐसा है कि आपके ऊपर शॉर्ट 10% पेनल्टी लग जाएगी टैक्स अमाउंट की अगर आपने अपनी GSTR 3B फाइल करने के अंदर 30 दिन से ज़्यादा के डिलेस कर दिए? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक बार जो पुराने सेक्शन 73 और 74 थे उन्हें भी देखने होंगे। अगर आप पुराने सेक्शन 73 और 74 देखेंगे तो उनके अंदर भी सेम बात लिखी हुई है कि नोट विद स्टैंडिंग वाली बात लिख रहे हैं कि अगर आपने कोई सेल्फ असेस टैक्स या आपने जो अमाउंट टैक्स की तरह कलेक्ट कर ली, अगर वो आप पे नहीं करते विद इन 30 डेज जो पेमेंट की ड्यू डेट है उससे, तो मतलब आपकी 3B की ड्यू डेट से अगर आप 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी की बात जो पुराने 73 और 74 है वो भी कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आने वाले साल है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जो पुराने साल है उनके अंदर भी अगर आपकी 3B फाइलिंग करने के अंदर एक महीने से ज़्यादा का डिले हो गया तो आपके ऊपर 10% एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लेवी की जाएगी इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो इन सेक्शंस के जो सबसेक्शन 1 है जो बात करते हैं कि ये जो सेक्शंस है 73, 74, 74A इन्वोक कब किए जा सकते हैं, कब इन सेक्शंस के अंदर नोटिसेस दिए जा सकते, ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, तो उन्हें सबसे पहले समझना होगा। तो 74A का सबसेक्शन 1 हम देख लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो ये बात करता है कि जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई टैक्स नोट पेड या शॉर्ट पेड या कोई रिफंड हो गया एरनस
या कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गफुली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। तो यही सिर्फ वो केसेस है जिनके अंदर सेक्शन 73, 74 और 74A के अंदर नोटिस दिए जा सकते हैं। तो कौन से हैं वो केसेस? तो आपने या तो कोई टैक्स नोट पेड, या आपने कोई टैक्स की शॉर्ट पेमेंट की, या फिर आपको कोई रिफंड एरनेसली मिल गया, या आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज कर लिया। तो सिर्फ इन्हीं केसेस के अंदर 73, 74 और 74A के अंदर नोटिसेस दिए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने रिटर्न लेट फाइल की, जो ड्यू डेट थी उसके 1 महीने से ज़्यादा का डिले कर दिया। मान लीजिए आपने 40वें दिन जाते हुए रिटर्न फाइल की, आपने रिटर्न तो फाइल कर दी। अब क्या ये कोई ऐसा केस बन रहा है जहाँ पे टैक्स नोट पेड या शॉर्ट पेड था? तो नहीं, आपने टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन जो आपने टैक्स पे किया वो डिले से पेमेंट किया। तो अगर हम सबसेक्शन 1 देखें इन तीनों ही सेक्शंस का, तो उनकी अकॉर्डेंस के अंदर ये तीनों ही सेक्शंस इन्वोक नहीं किए जा सकते अगर आपने टैक्स की पेमेंट तो कर दी लेकिन वो डिले से पेमेंट की है। तो हमारे इसी आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कुलर देखते हैं, सर्कुलर नंबर 76/50/2018, जो सेंट्रल टैक्स का है, जो 2018 का एक सर्कुलर है। तो उसका अगर आप सीरियल नंबर 2 देखेंगे तो बिल्कुल इसी बारे में बात कर रहा है। वो बात करता है कि क्या कोई पेनल्टी लेवी की जा सकती है सेक्शन 73(11). मतलब हमने 74A(11) के अंदर देखी, और जो 73 और 74 के जो पुराने सेक्शंस हैं उनके अंदर भी वो सेम प्रोविजन है। मतलब जो 73(11) के अंदर अगर एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है तो वो स्क्वेयरली अप्लाई करेगा 74A के अंदर भी। तो हम इस क्लैरिफिकेशन से 74A के लिए भी इन्फ्रेंस डिराइव कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि क्या आपके ऊपर पेनल्टी लेवी की जा सकती है 73(11) की अकॉर्डेंस के अंदर, जहां पे आपने जो फॉर्म GSTR 3B है, मतलब आपने जो रिटर्न फाइल करनी थी आपको GSTR 3B के अंदर, वो आपने आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न की। मतलब आपने 3B ड्यू डेट के 30 दिन के बाद फाइल की। तो क्या ऐसे केस के अंदर 73(11) के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लेवी की जा सकती है क्या? तो इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए सर्कुलर ने बताया कि 73(11) बोलता है, जो CGST एक्ट का 73(11) बोलता है कि पेनल्टी पेबल होगी जहां पे अगर आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स को या कोई अमाउंट जिसे आपने कलेक्ट किया एज अ टैक्स, वो आपने पे नहीं की 30 दिनों के अंदर। जो ड्यू डेट थी पेमेंट की उसके 30 दिनों के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपके ऊपर पेनल्टी लेवी की जा सकती है 73(11) के अकॉर्डेंस में। लेकिन ये आगे जाते हुए वही बात बोलता है जो हमने अभी डिस्कस की, जो 73(1) या 74(1) या 74A(1) के अंदर लिखी हुई है कि शो कॉज नोटिस इन सेक्शंस में तभी दिया जा सकता है जहां पे प्रॉपर ऑफिसर को ये लगे कि जहां पे कोई टैक्स पे नहीं किया या फिर शॉर्ट पे किया या एरनेस रिफंड था, यहाँ पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड हुआ, तो सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से जो 73(1) है उसके अंदर नोटिस दिया जा सकता है। तो जो प्रोविजंस है 73(11) के, वो भी तभी इन्वोक हो पाएंगे जब सेक्शन 73 इन्वोक हो पाएगा। तो सेक्शन 73 इन्वोक किस तरह से होता है? जो सेक्शन 73(1) के अंदर जो बातें लिखी हुई है उससे सेक्शन 73 इन्वोक होता है। तो जब सेक्शन 73 ही इन्वोक नहीं हो पाएगा तो सेक्शन 73(11) किस तरह से इन्वोक होगा? मतलब जहां पे कोई टैक्स नोट पेड या शॉर्ट पेड का केस ही नहीं बनेगा, तो उस केस के अंदर किस तरह से 73(11) को इन्वोक किया जा सकता है? तो इस वजह से वो क्लैरिफाई करते हैं कि जो सेक्शन 73 है वो जनरली इन्वोक नहीं किया जा सकता उन केसेस के अंदर जहां पे फॉर्म GSTR 3B फाइल करने में डिले हो। मतलब जहां पे सिर्फ रिटर्न फाइल करने में 30 दिन से ज़्यादा का डिले हो, सिर्फ उन केसेस के अंदर 73(11) इन्वोक नहीं किया जा सकता। बिकॉज जो आपको टैक्स पे करना था अलॉन्ग विद जो भी इंटरेस्ट आपके ऊपर बन रहा था वो आपने पे कर दिया आफ्टर द ड्यू डेट पे किया। तो इस वजह से जो 73(11) है वो यहाँ पे इन्वोक नहीं हो पाएगा। लेकिन वो यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि चाहे 73(11) इन्वोक ना हो पाए, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रावेंशन की वजह से आपके ऊपर जो सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी है वो आपके ऊपर लेवी की जा सकती है। तो जिस चीज़ के लिए पेनल्टी कहीं और प्रिस्क्राइब ना हो वहाँ पे 125 के अंदर पेनल्टी लेवी की जा सकती है। तो अगर आप रिटर्न डिलेड फाइल करते हैं तो चाहे आपके ऊपर 73(11) के अंदर कोई भी पेनल्टी ना लेवी की जा सके, लेकिन सेक्शन 125 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, वहाँ पे वो आपके ऊपर पेनल्टी लेवी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 125 इन्वोक होने की वजह से वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो सेक्शन 73 है वहाँ पे जो पेनल्टीज़ है वो फिक्स्ड पेनल्टीज़ है कि मतलब इतनी पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो सेक्शन 125 है वो अप टू की बात करता है कि इतनी अमाउंट तक पेनल्टी लग सकती है। तो आपके पास ऑलवेज स्कोप होता है कि आप अपने केस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके अपनी पेनल्टी की अमाउंट को रिड्यूस करवा सकते हैं सेक्शन 125 के अंदर।
तो इस तरह से अगर आपका केस शिफ्ट हो जाता है रिटर्न डिलेड फाइलिंग की वजह से 73(11) से हटके सेक्शन 125 के अंदर चला जाता है, तो इस वजह से आप अपनी पेनल्टीज को सेव कर सकते हैं, क्योंकि 125 अप टू की बात करता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेनल्टी बात नहीं करता। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन से इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी कि क्या रिटर्न डिलेड फाइल करने की वजह से 30 दिन के बाद रिटर्न फाइल करने की वजह से क्या आपके ऊपर 73(11) में पेनल्टी लग सकती है, और अगर 73(11) में नहीं लग सकती तो कहाँ 125 के अंदर जाके लग सकती है, और किस तरह से आपको उस पेनल्टी को डिफेंड करना है, किससे आप उस अमाउंट को कम करवा सकते हैं। तो आई होप अगर आपके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंट 73(11) की अकॉर्डेंस के अंदर रिटर्न डिलेड फाइलिंग की वजह से पेनल्टी लगाना चाहता है तो आप उसे डिफेंड कर पाएंगे। सो फाइनली आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।